अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आम आदमी के लिए आइंदा बजट में रिलीफ है या तकलीफ, इस वक्त हर जगह इसी पर बात हो रही है। तवक्कुआत कम हैं और खदशात बहुत ज़्यादा हैं कि एक मरतबा फिर दस्तावेजी मईशत और बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले अफराद पर इजाफी बोझ डाला जाएगा, जबकि टैक्स चोरी करने वाले अनासर बदस्तूर निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहेंगे। हक़ाइक़ ये हैं कि बजट IMF की मर्ज़ी से बनेगा, इसका पैटर्न भी है और ज़ाहिर है हम पाबंद भी। जिसकी तरफ से यानी IMF की तरफ से GST की शरह इस वक्त 18 से बढ़ाकर 19% करने का दबाव मौजूद है। ये तो एक बात है। IMF ने टैक्स वसूली का हदफ कम करने से भी साफ साफ इनकार कर दिया है, यानी FBR को हर सूरत अगले माली साल में 15,264 अरब रुपए जमा करना ही होंगे, जबकि हालात ये हैं कि पिछला हदफ भी हमसे पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए हुकूमत ने आमदन का एक बड़ा ज़रिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बना लिया है। मौजूदा माली साल में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 1400 अरब रुपए हासिल किए हैं, जबकि आइंदा माली साल के लिए यह हदफ बढ़ाकर 1700 अरब किए जाने की तजवीज़ है। दूसरी तरफ गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि माली साल 2022 में सैलरीड क्लास ने 189 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया, जबकि मौजूदा माली साल में ये रकम बढ़कर तकरीबन 7 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स शरह 38.5% तक गई है और इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अलबत्ता हमेशा की तरफ बढ़ रही हैं। 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा सोलर मसनूआत, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्टेशनरी आइटम्स पर भी सेल टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि नए वफाकी बजट में बच्चों के फार्मूला दूध, घी, कुकिंग ऑयल समेत दर्जनों अशिया खुरनोश सेल्स टैक्स के इजाफे से महंगी होने का खदशा है। बजट में वफाकी PSDP का जो हजम है वो 1.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के है, जबकि दिफाई शोबे के लिए 2665 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ सामने है। पाकिस्तान का असल मसला कम रेवेन्यू नहीं है बुनियादी तौर पे, बल्कि मसला टैक्स बोझ की गैर मुनसिफाना तकसीम है कि जहां महदूद दस्तावेजी मईशत ही मुसलसल दबाव बर्दाश्त करेगी, जबकि गैर दस्तावेजी मईशत बड़ी हद तक टैक्स नेट से बाहर है। दूसरा, इस वक्त बजट पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद आ जाएं, गिलगित का दौरा जल्दी कंक्लूड करके, यानी बिलावल इस्लामाबाद आकर मिलें, लेकिन बिलावल की तरफ से बताया गया है कि वो अपना दौरा एज़ पर स्केड्यूल पूरा करके आएंगे। इस सब के बीच बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन आवाम को क्या मिलेगा, इस सब को डिस्कस करने जा रहे हैं। एहतशामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे ये बजट को लेकर हर बार कंसर्न्स रहते हैं कि होगा क्या, निकलेगा क्या, और ज़ाहिर है हर बंदा अपने लिए फ़िक्रमंद हो जाता है। इसमें जो टैक्स नेट को बढ़ाने के हर बार वादे हैं, आप समझते हैं कि इस बार इस पर अमल दरामद हो जाएगा? कोई नई ऐसी राहें तलाश की जाएंगी कि जहां से टैक्स वसूल किया जाए, क्योंकि जो पहले से दे रहे हैं वो तो निचड़ चुके हैं मुकम्मल तौर पे? देखिए, ये टैक्स पाकिस्तान का मसला ये है, टैक्स बढ़ाने का मसला नहीं है, टैक्स नेट को ब्रॉडन करने का मसला। टैक्स तो हर साल हमने देखा है कि पिछले इतने सालों से बढ़ता चला गया, लेकिन मसला ये है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करना, विच मीन्स के तमाम सेगमेंट्स जो मैशत के हैं उसको टैक्स नेट में लेके आना। जो वो तबके जो कि सर्विसेज सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसका की बात है, और दैट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बाय द वे सर्विसेज सेक्टर। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर है, 25% का कंट्रीब्यूशन है GDP में और टैक्स में 0.3% है। ट्रेडर्स है और इसी तरह के दूसरे सेगमेंट्स हैं। तो पॉइंट ये है कि वो टैक्स का जो प्रेशर है या जो टैक्स को बर्दाश्त करना है और बढ़ते हुए जो हमारे अखराजात है उसको मीट करने के लिए टैक्स बढ़ाने का, तो वो फिर उन्हीं लोगों पर सारा बोझ डाला जाता है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिजनेस कम्युनिटी है, लार्जली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे सैलरीड क्लास है। क्या, और ये हर साल कुछ ना कुछ बताया जाता है कि जी हम कोशिश करेंगे ट्रेडर्स को और दूसरे सेक्टर्स को लाने के लिए, और सीरियसनेस भी दिखाई जाती है, और आई एम श्योर वो सीरियस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सीरियस ना हो। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप जरूर होते हैं जिनको वो जाहिर है इतना तो उनको नहीं बोझ डालना चाहते। तो क्या इस साल सक्सेसफुल हो सकेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल है कि इस साल कोई ऐसी चीज सुनने में आई है तो जिसको करके पाकिस्तान के वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट में नहीं है और या बहुत कम है, उनको आप टैक्स नेट में लेके आएंगे। So we'll see more of the same as we have seen over the last many years
एंड दे वॉन्ट बी एनी चेंज। और फिर जाहिर है अभी तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपए कलेक्ट करेंगे इस साल। अगले साल का जो हदफ रखते हैं 15.3 ट्रिलियन रखते हैं। और कुछ तो आता है जो कि एडिशनल आपका इन्फ्लेशन की वजह से ऑटोमेटिकली ज़ाहिर कीमतें ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से टैक्स ज़्यादा आता है। कुछ आता है ग्रोथ की वजह से, लेकिन ग्रोथ हमारे यहाँ इतनी कम रही है पिछले चंद सालों से कि उसकी वजह से ग्रोथ ही नहीं है। अगर अब भी जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 3.7 या 4% मैक्सिमम, अब वो होगा कितना वो तो एक अलग चीज़ है, बट 4% से भी आपका कोई टैक्स के ऊपर इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस हैं जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, उनके होते हुए जो फिस्कल स्पेस है वो क्रिएट हो सकता है, कोई रिलीफ की गुंजाइश है? अगर निकलती है तो कैसे उसको क्या कहते हैं एक्सरसाइज किया जाए ताकि बोझ कुछ कम हो जाए, खासतौर पर कुछ सब्सिडीज की मद में? रिलीफ तो देखें, ये जो हमारे यहाँ एक वोकैबुलरी में इजाफा हुआ है कि रिलीफ असल चीज ये होती है कि रिलीफ कम्स नॉट थ्रू अ डायरेक्ट प्रोसेस की जी। एक तो डायरेक्ट है, जिस तरह टैक्स रेट कम करते हैं तमाम सेगमेंट्स का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी, सैलरी क्लास का भी, तो एक तो रिलीफ का वो तरीक़ेकार है। लेकिन जो ज़्यादा सही है वो ये है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएं, इंसेंटिव्स बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी, पॉवर्टी कम होगी, ग्रोथ होगी, टैक्स में इजाफा होगा। दैट इज द आइडियल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। मसला ये है कि हमारे यहाँ ये जो मेन जो भुगतान रहा है पिछले 4 साल खासतौर पर, कि हमारे यहाँ बजट में कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है जो इंसेंट करे नए बिजनेसेस को आने के लिए। टैक्स रेट्स आपके आर द हाईएस्ट इन द एंटायर रीजन, बल्कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द रीजन एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसी तरह से जो आपकी जो दूसरे जो तरीकेकार है जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रेड टेपिज्म वगैरह, जब इन्वेस्टमेंट आपकी सिचुएशन ये है कि 50 ईयर लोएस्ट लेवल है। पिछले 2 साल का अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो 82% गिरी है, ना होने के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? और इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी तो फिर आप इधर उधर हाथ मारते रहेंगे। जैसे पिछले 4 साल है, अगले 4 साल इसी तरह से गुजर जाएंगे। पिछले 4 साल है बीन द वर्स्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, तमाम 1950 से जब से रिकॉर्ड हो चुका है। आई मीन ग्रोथ रेट ले ले, एवरेज 2.2% है, व्हिच इज द एवरेज लोएस्ट एवरेज फॉर एनी 4 ईयर पीरियड। इसी तरह से आप पॉवर्टी देख लें तो पाकिस्तान सिटिंग एट द हाईएस्ट लेवल according to World Bank 45%, according to government of Pakistan 30% है poverty, which is still the highest official available data in our history। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है जो हुकूमत के आदाद शुमार के हिसाब से 21 साल हाईएस्ट लेवल पर है। देखें, अब 290 रुपये के हिसाब से डॉलर को फिक्स किया हुकूमत ने। पिछले साल भी 290 रुपये पे रखा था, बाद में इसको कम करके 280 पे कर दिया था। अब हुकूमत कह रही है कि जी रुपी डेप्रिसिएशन 3.4% की होगी। तो आपको लगता है कि हुकूमत वक्त से पहले ही लगता है कि फ्लीज करने के लोगों को तो वो पहले ही अपना बजट का साइज डॉलर टर्म में इतना ज़्यादा रखती हैं ताकि जितने नुकसानात हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, रेवेन्यू शॉर्ट फॉल है, उसको पूरा किया जा सके? जी नहीं, मतलब मेरे ख्याल है हर बजट में आपको एक प्रोजेक्ट तो करना पड़ता है कि जी डॉलर की पैरिटी क्या होगी जी। और पाकिस्तान में तो पिछले 3 साल से एटलीस्ट 2023 के बाद से डॉलर रुपी पैरिटी को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है, विच इज़ ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं। और स्टेट बैंक ने खुद बताया कि तकरीबन $27 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 3 साल में मार्केट से उन्होंने डॉलर्स उठाए हैं जस्ट टू इंश्योर के रुपी जो है वो मजीद डिवैल्यू ना हो। उसकी वजह से जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्ट सेक्टर है आपका वो सफ़र करता है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का या हुकूमत का थिंकिंग ये है कि वो एक्सपोर्ट से नुकसान होता है, लेकिन जाहिर सी बात है इंपोर्ट्स में आपको बेनिफिट होता है, इन्फ्लेशन कम होती है, डिवैल्यूएशन। तो जितनी 290 की बात कर रहे हैं वो तो हार्डली एनी इन्फ्लेशन है, हार्डली एनी डिवैल्यूएशन है, सॉरी।
तो विच इज फाइन, विच इज व्हाट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज कि हम मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे आपके रुपए को, बल्कि हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे। और ये IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहा है पिछले 2-3 साल से कि IMF भी ये चाहती है कि जी आपका रुपी डॉलर पैरिटी जो है स्टेबल रहे, ताकि इतने झटके इकोनॉमी को ना महसूस हो। लेकिन उसके जाहिर है डाउन साइड भी होती है, जिस तरह अमेरिका के एक्सपोर्ट्स हैं जो कि एसेंशियल है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जी उबैद, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो अच्छा फॉरेन डेट, फॉरेन ऑब्लिगेशंस को मीट कर हमारे रिजर्व्स को देखते हुए। जुबैर साहब, इसमें मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये हमारा आखिरी सवाल है, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे आपके साथ। सियासी हुकूमत जाहिर है चाहती है कि इलेक्शन से पहले वो मामलात को आसान करे, और इस्लामाबाद में इस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि औरंगज़ेब साहब ये बजट देंगे, एक मुश्किल बजट देंगे, एंड देन ही विल बी द स्केपगोट, और फिर उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वजारत ख़जाना को चलाने में, जो मीटिंग्स भी चेयर कर रहे होते हैं, दे माइट टेक ओवर, और वो एक ऐसा बजट देंगे जो सियासी हुकूमत को फ़ायदा देगा इन द लॉन्गर रन फॉर इलेक्शन। आप समझते हैं कि ये होगा तो जो मोहम्मद औरंगज़ेब की कोशिशें हैं या IMF प्रोग्राम की कोशिशें हैं वो सारी सबूताज हो जाएंगी? ऐसा होगा भी या नहीं होगा? दैट्स हाउ दे ऑपरेट? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही मज़ाक़ का बात होगी कि डार साहब बजट दे रहे होंगे, अनाउंस कर रहे होंगे। ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर, चले वो एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो चेयर कर दें, वो भी एक अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि अगर उसका ईगो हो तो उस पर उसको शदीद इख्तलाफ होगा। एक तो उसके ऊपर बैठा हुआ है IMF, ऊपर से फॉरेन मिनिस्टर भी बैठ गए आके, तो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस का है, उनकी अपनी थॉट प्रोसेस का है, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि वो तो जब हालात अगर ख़राब होंगे और वो निकलेंगे, वो तो डायरेक्टली ब्लेम कर देंगे। अभी भी जिस तरह हम सुनते हैं कि ये भी IMF नहीं करने देता, ये भी IMF नहीं करने देता, अब डार साहब भी आगे। तो I don't think so. This sends a positive signal for anyone कि who's the decision maker here। मतलब मोहसिन नकवी साहब फॉरेन अफेयर्स चला रहे होते हैं और सागदार साहब फाइनेंस चला रहे होते हैं, और तो आई थिंक ये सिंबॉलिकली भी सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोहम्मद जुबैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यकीनी तौर पर जिसका जो काम है वो करे तो अच्छा भी लगता है। एहतशाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं दो चीज़ें बताना चाह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बजट के कॉन्टेक्स्ट में बातें हम बड़ी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सुन रहे होते हैं। देखिए, एक तो सूरत हाल क्या है। देखिए, पहली दफ़ा एक मुद्दत के बाद ये हो रहा है कि जो हम एक मुद्दत से हम सुन रहे हैं बिज़नेस फ्रेंडली बजट होगा, पीपल फ्रेंडली होगा, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होगा। अब ये रॉटन बातें हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि जब तक, और मेरी इत्तलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रही है कि ये बिज़नेस एज यूजुअल इस दफ़ा नहीं चलेगा। अभी देखें जितनी तेज़ी के साथ सूरत बदली है, 5 पॉइंट्स रख दिए उन्होंने कि जी जिन पे फोकस होगा इस बजट में, और उसके लिए पैसा चाहिए 1700 अरब रुपया। उसमें प्रायोरिटी एरिया जो हैं उसमें सिक्योरिटी है, दहशतगर्दी है, दिफा है, पानी का मसला है और इंडियन थ्रेट्स हैं। इसको सामने रखते हुए हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि सूबों से हमें 1700 अरब रुपया हर सूरत में लेना है। ठीक है, अभी आप देख लें सूरत हाल ये अवैध के $4 बिलियन हर साल हमें चाहिए। फॉल बैक करने के लिए पास हमारे कुछ नहीं है, कुशन हमारे पास नहीं है। अब तरीका क्या तय हुआ है? ये बड़ी बातें आपने बिलावल भुट्टो की भी सुनी, बाकी लोगों की भी सुनी। 26वीं 27वीं आनी तरमीम में जो नहीं हो सका, अब इत्तलात ये हैं कि इस दफ़ा करवाया जाएगा। अभी बिलावल भुट्टो की ज़ुबान सख्त जो भी कहें, लेकिन जो एक मफाहमत के बादशाह हैं उन्होंने एक नया जिसको कहते हैं फार्मूला पेश किया है जरदारी साहब ने। अब देखें, हुकूमत कह रही है दो चीज़ें कि जी फुल फ्लैज लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आपको लाना होगा, नहीं तो वो कहते हैं कि इंतज़ामी यूनिट जो है ना वो सूबे नहीं बनेंगे। अब जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी एक BSP प्रोग्राम का आप छोड़ दें, जो दिफा के लिए पैसे हो गए हम दे देंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी बजाय इसके कि आप हमें ये कहें कि सूबे बनने हैं, उन्होंने जो तजवीज़ दिया वो कहते हैं कि जी आप इंतज़ामी यूनिट बना लें, सूबे नाम ना रखें। 28 वो कह रहे हैं वैद के सिंध के 6 यूनिट बना लें, बलूचिस्तान के 3 बना लें, KP के 3 और पंजाब के 16, फिर आपकी गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी इस तरह शायद नहीं चलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से इनकी मुलाकात होगी तो सारी चीज़ें तय होंगी। बिलावल भुट्टो साहब बड़ी टफ लाइन ले रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, इत्तेहादी बन के हम रहेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको सामने रखते हुए कहा जा रहा है कि जी दोनों में से एक बड़ी चीज़ होगी। अब वो पहले वाला सिलसिला नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि कितनी कामयाबी इस हवाले से हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को मिलती है। जी उबैद। चलें जी, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। विद दिस एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक। फॉर्म 45-47 के ताने, कराची और लाहौर की तरक्की का मवाजना
ये जिक्र है गिलगित बल्तिस्तान का, जहां वफाक में इत्तेहादी इंतखाबात में आमने सामने हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही है, ताहम PTI की तरह इसके रहनुमा भी इंतखाबी अमल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीली के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए गिलगित में पंजाब पुलिस की मौजूदगी पर सवालात उठाए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के फॉर्म 45 और 47 वाले बयान का हदफ जो है वो नून लीग को करार दिया जा रहा है, और एहसन इकबाल ने 200 मेगावाट बिजली मंसूबे को बाएं हाथ का खेल करार दिया है, तो पीपल्स पार्टी ने इसका भी मजाक उड़ाया। पीपल्स पार्टी की तनकीद के बाद नून लीग की तरफ से भी भरपूर जवाब दिए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को होने वाले असेंबली इंतखाबात में 10 अजला की 24 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जहां 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाक में उसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिनमें नवाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसिफा भुट्टो हैं, ये इंतखाबी मुहिम गिलगित में लीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद भी गए हैं, बिलावल आसिफा वहाँ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में और इत्तेहादियों की शक्ल में मैदान में है। अब नज़रें 7 तारीख पर हैं, इतवार के दिन पर हैं। अंदाजे हैं, पेशगोइयाँ हैं, तज्ज़िये हैं, लेकिन 7 तारीख को आवाम का क्या फ़ैसला होगा, इस पर नज़र रखना होगी। डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। शामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है उससे मुतालिक मामला पर गहरी नज़र रखते हैं। निज़ामी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे शुरू करते हुए बुनियादी तौर पर ये जो 7 तारीख का दिन है, इसको लेकर अंदाज़े लगाने के लिए हमें गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को वहाँ पर मौजूद जो मसलकी बुनियादों पर मामलात हैं उस नज़र से देखना होगा, उस पैराई से देखना होगा, या सियासी अलाइनमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देती है? इसकी रीडिंग किस एग्जैक्ट डायरेक्शन में की जाए? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये 2-3 एलिमेंट्स इसमें बिल्कुल काम करते हैं। और पहला उसमें मामला ये है कि मुआहिदा कराची से लेकर आज तक जो उनकी एक कानूनी हैसियत है वो हमेशा इलेक्शंस में और कौंसिल के जो इंतखाबात होते हैं उसमें डिस्कस की जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है। उनका मौक़िफ़ ये है मुख्तसरन कि हमें आज़ाद कश्मीर से या मसला कश्मीर से अलहदा इसलिए डील किया जाए कि हमने अलहदा आज़ादी हासिल की थी और अलहदा से हमारा एक मुआहिदा कराची हुआ था। लेकिन अब चूंकि नेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मसला कश्मीर में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। 370 ख़त्म हो चुका है इंडिया के अंदर, वहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान को अपग्रेड कर दिया गया है। तो अभी ये मामलात जो हैं डिस्कस तो होते हैं लेकिन प्रायोरिटी में नहीं। सेकेंडली, जो नेशनल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है वो बिल्कुल वहाँ पे आता है। नेशनल लीडर्स इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे जाते हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स जो है उससे गिलगित बल्तिस्तान खासा कटा हुआ है। उसकी एक बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की जो 2 एंटिटीज़ हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हैं। ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब की तरह मुज़ाहमत की सियासत नहीं कर सकते। तो इसलिए इन दोनों जगहों पर अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें तो अमूमी तौर पर पिछले 20-25 साल में यही रुझान रहा है, क्योंकि 1994 से यहाँ पर जमाती बुनियादों के ऊपर उस वक्त काउंसिल होती थी, उसके इलेक्शन होना शुरू हुए थे। तो यहाँ पर कोई एंटी सेंटर गवर्नमेंट नहीं बनी। हमारे पास गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस जो हैं उनके रिजल्ट्स भी हैं। तो ये बिल्कुल एक नामुमकिनात में से होता है कि यहाँ पर लोग एंटी सेंटर पॉलिटिक्स करें, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं। अभी CPEC का मामला भी है, बजट एलोकेशन सेंटर की जानिब से होती है। तो इस सारे मामले के बाद ये समझना आसान होगा कि जिस तरह सेंटर में एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी है, तो इसी तरह यहाँ पर जो भी सेटअप बनने जा रहा है उसमें वोटिंग के अलावा दीगर कई अवामिल भी कार फरमा होते हैं। तो इसलिए इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि जी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आ जाएगा, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होगा कि जिससे बहुत लोग हैरान हो जाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, ये यकीनी तौर पर एहतशाम साहब ये अंदाज़ा लगाया भी जाता है, और जो गुज़श्ता 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि बुनियादी तौर पे जो वफाक में है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन जो मोमेंटम और टेम्परामेंट और टेम्परेचर इस वक्त पीपल्स पार्टी नून ने सेट किया हुआ है वो ज़ाहिर है आइंदा आने वाले दिनों में उसको रिवर्स कर देंगे। वो कह देंगे तो इलेक्शन की गर्मा गर्मी थी, हम साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक तीसरे को भी तो बाहर रखना है ना, उसको तो अपोजिशन में ही होना है।
देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो माजिद बात कर रहे हैं, वैसे अब जीपी की सूरत अपना की हद तक तो मामला बिल्कुल ठीक है। बड़े ठंडे ठंडे लोग हैं, इख्तलाफ नहीं करते। जिस तरह आप मजहबी बुनियादों पे, मसीही बुनियादों पे झगड़े वगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन सियासी बुनियादों पे कभी मरकज़ को ऐसे टफ़ टाइम नहीं मिला। लेकिन आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल उबैद बिल्कुल बदल गई है। देखें, अभी पिछले 2 सालों में वहाँ पे जो ऑक्सीजन कमेटी बनी है, 35 पॉइंट का उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें बनवाई हैं, वो तो बहुत वहाँ पे फ़ाल हो गए हैं। तो वहाँ पे भी एक सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में मुश्किल हो गई है कि उसको कैसे टैकल करना है। देखिए, अब यहाँ पे जो सूरत हाल है ना, देखें जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो अभी इसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, 2009 में वफाक में आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद फिर जीबीपी में उनकी हुकूमत थी। 2015 में आपने देख लें वफाक में नून थे, यहाँ पे जीबीपी में वही थे। 2020 में पीटीआई थी वफाक में, और वहाँ पे भी जीबीपी में भी उनकी हुकूमत थी। अब सूरत हाल जो इस वक्त तेज़ी के साथ बदल रही है ना, 2 चीज़ें बड़ी एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है, जो शायद थोड़ा नज़रअंदाज हो रहे हैं। वो ये है कि आप देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जिस तरह एंट्री होती है, वो बड़ी अजीबोगरीब है। और कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं अवैध कि उन्होंने अपने 15 में से 15 कैंडिडेट खड़े किए हैं, और जिसमें से 10 कैंडिडेट कहते हैं कि वो वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, विनेबल कैंडिडेट्स हैं। और वो जो कहा जा रहा है कि जी फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग है और इलेक्टेबल स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल्स में है, यहाँ पे उनका इस तरह एंट्री होना ये बड़ा मानी खेज भी मुझे लग रहा है। और फिर यह है कि पहले तो कोई उनकी प्रेजेंस नहीं थी, अब कैसे आ गई। अब इसी हवाले से कहा जा रहा है, जो मेरी इतला जो मैंने लोगों से वहाँ पे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जी मिक्स एक रिज़ल्ट आएगा। 7 से 8 सीटें नून को मिलेंगी, 5 से 6 पीपल्स पार्टी हैं। इस्तेकाम पार्ट के इस्तेकाम में पाकिस्तान वालों को 3 से 4 सीटें और कुछ आज़ाद नशस्तें होंगी। 24 में से आपने देखा कि 6 औरतों की नशस्तें हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की हैं। तो जनरली तो ये माहौल तो बहुत अवैध बना है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा कि सियासी गहमा गहमी जिस तरह वो तो ज़ाहिर इलेक्शन का सीज़न है, उसमें टेम्परेचर इतना बड़ा वो सारा रहा। अच्छा, अब इसमें जो कैच है ना, वो कैच इस वक्त यही है कि हुकूमत क्या चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। वो कुछ इतलात यही है कि जो मर्जी आप करते रहें, हुकूमत जो है ना वो बज़ाहिर यूँ लगता है कि नून की बनेगी। अब जहाँ तक सवाल रह गया बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो जो बात कर रहे हैं कि जी वहाँ से पंजाब पुलिस, और भाई जब आपका इलेक्शन हुआ था, जब भी तीनों इलेक्शन का जिक्र वो तो फिर जाहिर है, वो तो एक रिक्वेस्ट चलता है। ठीक है। मैं निज़ामी साहब, ये जो एहतशाम साहब ने बात की है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के कुछ तगड़े उम्मीदवार हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने इसका ब्रेक डाउन किया, यानी ब्लैक एंड वाइट में डिसाइड करते हैं ना, एहतशाम साहब भी ये बता रहे हैं, 3 गुज़िश्ता इलेक्शन के नतीजे भी हमारे सामने हैं, तो ये ग्रे एरिया में जा सकते हैं कि अच्छा क्योंकि इनका भी वर्किंग रिलेशन है तो इनके साथ जाया जाएगा, या वो ब्लैक एंड वाइट में ही डिसाइड करेंगे, यानी वो नून को देखते हुए डिसाइड करेंगे और पीपी को देखते हुए डिसाइड करेंगे, वफाक को देखते हुए डिसाइड करेंगे? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान का फैक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमारे सामने एग्जाम्पल है कि जब खालिद खुर्शीद साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसके बाद पार्लियामेंट जो उनकी असम्बली थी, उसके अंदर एक ज़रूरत थी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो हाजी गुलबर खान की क़यादत में पीटीआई के अंदर से वो फॉरवर्ड ब्लॉक निकाला गया और वहाँ से उन्होंने बगावत की। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह पाकिस्तान में, पंजाब में हमने देखा कि 9 मई के बाद जब तहरीक इंसाफ से छुट्टी का सिलसिला लोगों का शुरू हुआ, तो फिर एक ऑप्शन होना चाहिए था कि वो जाएं कहाँ। तो इसी तरह ये जो हाजी गुलबर खान का ग्रुप था, जिसमें डिफरेंट इलेक्टेबल्स थे जो पीटीआई के टिकट पे थे, वो सारे जो हैं उनको फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो है वो छतरी देने का फैसला किया गया। तो ये इसका ये जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो पीटीआई से लोग निकले थे उनको एडजस्ट करना था, और उसी एडजस्टमेंट की वजह से आईपीपी वहाँ पे आई है। तो इसलिए ये एक मेरा ख्याल है कि यूनिक फिनोमिना है और ये कंटिन्यू नहीं करेगा। ये एक इलेक्शन की ही बात है, क्योंकि वो एक अरेंजमेंट आपको पता है कि बनाया गया था कि जैसे ही पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत तब्दील हुई, गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद को भेजा गया, तो उसी असम्बली के अंदर से लोगों को एडजस्ट करना था। तो ये फिर उन लोगों को इस टिकट। अच्छा माजिद, ये सिलेक्शन की एक नई डायमेंशन भी सामने माजिद आई है कि मसलकी बुनियादों पे एक पहली दफ़ा कहा जा रहा है, जिन लोगों से बात हुई है, जो इत्तलात आ रही हैं, इस दफ़ा ये फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो जो पार्टी बुनियादों पर फैसले होंगे और ये मसलकी नहीं होंगे। जी बिल्कुल। इसमें ये एक अहम चीज़ ये है कि जो साजिद नकवी साहब की पार्टी है और जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, वो दोनों एक मसलक को ज़ाहिरी बात है रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनमें इख्तलाफ मौजूद है और वो दोनों मुख्तलिफ सिमत में देख रही हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि मसलकी इख्तलाफात की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में एक ओवरऑल इम्प्रेशन यही था, एक ज़माने में तो ये
हंगू की तरह, कोहाट की तरह, पारा चिनार की तरह एक बहुत गर्म मामला होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर इस चीज में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है और लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है कि ये ऐसी बुनियाद नहीं है। हमें जो लास्ट इलेक्शन उसके अंदर भी हमें यही देखने को मिला था कि एक एक दो दो सीट्स जो हैं वो आईटीपी को और एमडब्ल्यूएम को मिली थी, और इस दफा भी मेरा ख्याल है ये नंबर इससे आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें इसको समेटते हुए तो है, लेकिन इसको समेटते हुए निज़ामी साहब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ कहाँ कहाँ हैं, यानी जमाती बुनियादों पर, मसले की बुनियादों पर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इस पूरे इलेक्शन में कहाँ कहाँ नज़र रखी जाए कि जहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ मौजूद है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है। देखिए, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं। वैसे तो 24 सीट्स हैं, कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है, लेकिन खालिद खुर्शीद की वालदा अस्तोर से कंटेस्ट कर रही हैं, वो एक बड़ा डिफरेंट मुकाबला हो सकता है। इसी तरह फिर गिलगित सिटी से हफीजुर रहमान साहब हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। जो पुराने अपोजिशन लीडर थे वो सकरदू से हैं। इसी तरह एक गुलबर खान साहब जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और जो वहाँ के नेशनलिस्ट लीडर थे नवाज खान नाजी, उनका जो बिलावरिस्तान फ्रंट है वो भी हमेशा प्रोग्रेसिव सियासत करता है, और लास्ट टाइम भी उनकी एक सीट थी, अगरचे वो खासे मुश्किल में रहे तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी मौजूद है। तो ये चूंकि एक बड़ा छोटा सा इलेक्शन है तो इसमें ये 5-7 ही बड़े नाम हैं। बाकी वहाँ के लोकल जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं या स्पीकर लोग रहे हुए हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स के साथ जो नाम है ये 4-5 वो यही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेट आवाम का है और आवाम ने अपना फैसला 7 जून को सुनाना है, इतवार के रोज़ उस पर नज़र रखेंगे। एहतिशाम साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। समंदर के किनारे बसता शहर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। कराची का ये नौहा आज से नहीं बल्कि दहाइयों से पढ़ा जा रहा है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। गर्मी के दिन हैं और कराची में पानी नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन से मुताल्लिक लोगों की शिकायत हैं। ईद उल अजहा से पहले शुरू होने वाला ये बहरान अब तक हल नहीं हुआ है और ये मुसलसल बहरान है। खारादर, बलियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कोरंगी, गुलशन इकबाल, लांडी समेत मुतादिद इलाकों में पानी की किल्लत है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में पानी की तलब 1300 मिलियन गैलन यौमिया है, जबकि शहर को सिर्फ और सिर्फ 550 मिलियन गैलन यौमिया पानी ही फराहम किया जा रहा है। सितम देखिए कि शहर में लाइनों के जरिए पानी की फराहमी बंद है, लेकिन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और वाटर टैंकर का पानी एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। टूटी सड़कों पर चलते ये वाटर टैंकर वैसे भी शहरियों में मौत बांटते फिर रहे हैं। ये वाक़यात भी आपके सामने हैं। कराची में पानी के इस बहरान को ख़त्म करने के लिए K4 मंसूबा उम्मीद की आखिरी किरण है। 2011 में PC1 की मंजूरी के बाद से ये मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। पहले ये मंसूबा 25 अरब में मुकम्मल होना था, लेकिन अब इसकी जो लागत है वो 200 अरब से बढ़ चुकी है और मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है क्योंकि मंसूबा पूरा हो नहीं रहा है। कराची वालों को पानी की एक बूंद नहीं मिली और मंसूबे के माशाअल्लाह अब तक 3 इफ्तिताह हो चुके हैं। जून 2015 में वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने पहला इफ्तिताह किया था, फिर अगस्त 2016 में एक इफ्तिताह हो गया। तीसरा इफ्तिताह मई 2023 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया, जिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बार बार इफ्तिताह की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा ये तीसरा इफ्तिताह है, अब ये मंसूबा हो भी जाना चाहिए, मुकम्मल भी हो जाना चाहिए, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। 14 जनवरी 2026 में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बड़े दबंग अंदाज में दावा किया था, उम्मीद बांधी थी कि हाइड्रेंट का दौर अब ख़त्म हो गया, अब शहरियों को नलकों में पानी मिलेगा। लेकिन नलके तो क्या, वैसे ही पानी का जो मसला है वो बहुत संगीन हो चुका है, पानी ढूंढना मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल क्या है पूछ शहर की और इसको पानी आखिर मिलेगा तो मिलेगा कब? तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है और जमात इस्लामी से एडवोकेट सैफुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सादिया साहबा, अब बुनियादी तौर पर जाहिर है ये मामला जब भी डिस्कस होता है तो इसमें K4 की एक उम्मीद दिलाई जाती है, फिर ये मसला वफाक और फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर आके रुक जाता है, लेकिन शहरी जो नलका खोलता है जब, तो वो ये नहीं समझता कि ये पानी वफाक ने रोका हुआ है या सिंध हुकूमत ने रोका, मुराद अली शाह ने रोका, उसे पानी चाहिए और उसे पानी मिल क्यों नहीं रहा है बुनियादी तौर पर आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो ये बात समझने की है कि कराची के लिए 1200 MGD पानी की ज़रूरत। इस वक्त कराची में 600-650 MGD पानी अवेलेबल। तो पहली बात तो ये कि जो कराची की रिक्वायरमेंट है वो 50% कम, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पानी की कमी है।
जाहिर सी बात है इस शहर पे भी इफेक्ट आता है। कराची को जो पानी आता है वो 2 सोर्सेज हैं, एक हब डैम है और दूसरा किंजर झील के जरिए कराची में जो पीने का पानी है वो प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि K4 के मंसूबे, देखिए K4 का मंसूबा बिल्कुल इल्तवा का शिकार हुआ। पहले उसकी डिजाइनिंग और उसमें टेक्निकल रीजनिंग की वजह से वो रिजेक्ट हुआ, दोबारा वो काम शुरू हुआ। काम तो खैर कभी भी नहीं शुरू हुआ, सिर्फ उसके इफ्तिताह हुए। और आपने हवाला दिया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया था तो वहां उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि K4 के लिए शहबाज स्पीड जो हम देखते रहे पंजाब में, शहबाज स्पीड, वो K4 के लिए भी है। जो पिछला बजट आया था मेरा ख्याल से 39 अरब जो है वो अभी भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा करना है वो एलोकेशन तो 4 अरब शायद रखी थी। तो अब देखते हैं कि इस बजट में कितने पैसे रखे जाएं। जो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, जो वफाकी काबीना के ताहयात हिस्सेदार होते हैं, वहां शोर नहीं करते, टीवी शोज में जरूर शोर करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हब डैम से पानी आता है, वहां एक जो कनाल बनी हुई थी वो 50 साल पुरानी थी और उसकी कैपेसिटी जो थी, जो कराची का हिस्सा था, वो 100 MGD जो हमें हब डैम से मिलता है पानी, वो पानी वो पूरा नहीं करने पाती थी क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें अपग्रेडेशन की जरूरत थी। और ये भी नहीं हो सकता वो नहीं, एक मिनट, अपग्रेडेशन की उसको जरूरत थी। उसको ये नहीं किया जा सकता था कि उसको बंद कर देते कि कराची का बिल्कुल वो जो 100 MGD पानी आ रहा था वो नहीं। ऑल्टरनेटिव नहर बनाई गई जिसका इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। उससे वो 100 MGD पानी पूरा किया। फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत मेयर कराची कर रहे हैं कि जो वो 100 MGD है वो 200 MGD कर दिया जाए पानी, ताकि कराची की रिक्वायरमेंट। अच्छा, देखिए जो टैंकर्स की लोग बात करते हैं, तो हमसे पहले 2008 से पहले जब पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर की, 28 से 30 हाइड्रेंट चलते थे इस शहर में, इलीगल सब मिला के 28 से 30। कम बंद कराते 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 आज 6 हाइड्रेंट इस शहर में चल रहे हैं। सबसे बड़ा हाइड्रेंट, अच्छा, जो अभी मौजूदा जो बोरान है जो शहर में, जिसकी वजह से पानी का सप्लाई रुका, वो 5 मेजर ब्रेकडाउन्स हैं जो उसमें वो तरक्याती काम भी इन्वॉल्व हैं, दीगर चीजें। जाहिर है मुझे मैं जरा एडवोकेट साहब को एक मिनट इसको जरा कंक्लूड कीजिएगा, मुझे एडवोकेट साहब को नहीं, हाँ मैं बिल्कुल, आप एडवोकेट साहब को लीजिएगा। लेकिन चले, मेयर तो हमारा पहली बार बना। इस शहर में दिहाइयों से जिनके मेयर बनते रहे, MNAs बनते रहे, MPs बनते रहे। मेरा सवाल है, आप भी एडवोकेट साहब से पूछिएगा। सुन रहे हैं आपको? कहते हैं ना वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो बल्दियाती निजाम था वो गोल्डन एरा था। जमात इस्लामी को भी वो पसंद है, MQM को भी वो पसंद है। उस गोल्डन एरा में नेमतुल्ला खान या मुस्तफा कमाल, जब पैसों की भी फरा रवानी थी, तो इन्होंने कोई मंसूबा इस शहर में पानी की अपग्रेडेशन, पानी की सप्लाई के लिए दिया है कि नहीं? ठीक है जी, नहीं जी सैफ साहब, मेरा सवाल तो आपसे होगा ही होगा। ये जो सादिया साहब आपसे सवाल कर रही हैं कि जी आप लोगों ने क्या किया है शहर के लिए सिवाय सड़कों पे एहतजाज करने के, आप क्या मतलब सिर्फ एहतजाज करते हैं फिर दोबारा एहतजाज करने आ जाते हैं, इस बीच आप करते क्या हैं? आपको जब मौका मिला आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा सादिया बहन की उम्र कितनी है, और मेरे ख्याल में बहुत छोटी कम उम्र की हैं ये सब जो है ना। तो जाहिर है कि इतनी कम उम्र की बच्ची को नहीं पता हो सकता कि क्या किया जमात इस्लामी ने। भाई इससे पहले जो भी स्कीमें पानी की कराची में हुई वो किसने की? हब नहर 1981 में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, K1 का मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, K2 K3 नेमतुल्ला खान साहब, K4 का मंसूबा नेमतुल्ला खान साहब के दौर में 2002 के अंदर, 2001 में नेमतुल्ला खान साहब कराची के नाज़िम बनते हैं, 2002 में उसकी फिजिबिलिटी बनवा लेते हैं, 2005 में उसका PC1 बन जाता है,
और फिर एक बदकिस्मत दौर शुरू होता है क्योंकि जमात इस्लामी चली जाती है। तो फिर जमात इस्लामी जब चली जाती है तो कराची वालों की बदकिस्मती शुरू हो जाती है। और फिर ये माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का दौर, यानी इनकी नाअहली की इंतहा देखें कि K4 का मंसूबा 2012 में शुरू होता है, उसका टेंडर होता है। 2018 तक जो है ये क्या फरमाते हैं कि वो डिज़ाइनिंग ही गलत हो गई और वो तो मंसूबा ही गलत हो गया, अब दोबारा गिनती शुरू होगी। 25 अरब का मंसूबा 200 अरब में पहुंच चुका है और ख़ुद नहीं कर सके तो क्या हुआ कि फिर ये मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुआ और वापडा वाले इसको बना रहे हैं। मतलब कोई नाअहली की इंतहा होती है। भाई तुम हमारे इख्तियारात की बात कर रहा हो, आपके पास तो कराची की मेयरशिप है, आपके पास वाटर बोर्ड है, आपके पास तो वफाकी हुकूमत जो 18वीं तरमीम के बाद बोरियां भर भर के पैसा दे रही है वो मौजूद है, आपके पास तो दुनिया ज़माने के जो कर्जे आपने बटोर लिए हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ वाटर बोर्ड का जो काम है उसके लिए $1.6 बिलियन का कर्जा लिया है और ये $1.6 बिलियन का कर्जा किस किन कामों के लिए है? रीस्ट्रक्चरिंग के लिए है, ऑगमेंटेशन के निज़ाम के लिए है और बाकी बड़ी तनसीबात ठीक करने के लिए। अब मैं पूछता हूँ कि करके आप ये मुझे बताइए कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग की है इन्होंने? एक डिप्टी कमिश्नर को उठाकर आपने वाटर बोर्ड का सरबराह बना रखा है, ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी तनसीबात ठीक करनी थी। ढाबे जी की लाइनें हर महीने फट जाती हैं और ईद रमज़ान बकरीद पर तो उनको पता ही होता है क्या फटना ही फटना है। तो वो फट जाती हैं ईद बकरीद रमज़ान पर और फिर कराची वाले टैंकर से पानी लेने पर मजबूर होते हैं। फिर ये पैसा $1.6 बिलियन का ये किस लिए था? ऑगमेंटेशन के निज़ाम के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर वफाकी हुकूमत K4 के मंसूबे को मुकम्मल भी कर दे, जो वो नहीं कर रही, उसने भी पैसे पिछले साल 3.2 अरब रुपए रखे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। एक तो ये सादिया साहिबा नहीं, मेरी बात पूरी सुन लें, अगर वो मुकम्मल भी कर दें तो ऑगमेंटेशन का निज़ाम जो 98 किलोमीटर का कराची में इनको डालना है, इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी रोड पर वो शुरू किया जिसको 2.7 किलोमीटर का था सिर्फ, उसमें से भी 400 मीटर सिर्फ 400 मीटर का डाला और इतने नाअहल कि इतना नाकिस डाला कि वर्ल्ड बैंक वालों ने जब इंस्पेक्शन किया, जो पैसे दे रहे हैं इसके, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये तुम 15-15 फीट गहरे गड्ढे खोद रहे हो, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, तुम जो पाइप डाल रहे हो उसमें कोई बेडिंग नहीं, तुम जो वेल्डिंग कर रहे हो 2 नंबर वेल्डिंग, ये तो पानी इसमें आते ही फट जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस पूरे को जो पाइप डाले थे ना उसकी कब्र बना दी, उसको दफन कर दिया और अब वो दोबारा शुरू होगा। तो इनसे पूछें कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। अगर मैं जी सादिया साहिबा ये कह रहे हैं कि जी एक तो वो अभी K4 का जो छोटा सा पैच था जिसके ऊपर काम हो रहा था वो सही से नहीं हुआ, आपको वर्ल्ड बैंक ने भी कहा। फिर ये जो खास तौर पे एक जुमला कहा ना कि ईद शब रात और बड़ी ईद छोटी ईद रमज़ान से पहले पता चल जाता है लाइन को, उसने फटना ही फटना है। ये खैर बहुत सारे लोगों से आप पूछे जो यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ़ रहते हैं, वो अचानक से उन्हें पता चलता है कि उनकी लाइन जो है ना वो उस मंसूबे का काम होते हुए फट गई है। उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन उस गली उस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। और मतलब ये किस कैलकुलेशन पे एग्जैक्टली काम हो रहा है? ये 1.6 बिलियन की बात करें कि वो आपने कहाँ लगाया जो आपने लिए? अच्छा जी, वो जो 1.6 बिलियन लिए ना, मैं तो हिसाब दे सकती हूँ, दुबई में लगाए होंगे से हिसाब मांगे। अब उन्हें बोलने दें प्लीज सादिया साहब, प्लीज सादिया साहब। अगर मैं इन्होंने मुझे नहीं, अगर ये बीच में बोलेंगे ना तो फिर मैं ऐसा बोलूंगी कि फिर ये जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर इनको चेयरमैन के पास कोई अपनी बारी पे आए रिक्वेस्ट। आपने बोला एडवोकेट साहब, उन्होंने सुना, अब उनको बोलने दीजिए ताकि आप सुने। प्लीज सादिया साहब प्लीज बोलें। देखिए, जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की कहानी सुनाई बिल्कुल ठीक है कि कराची की ऑगमेंटेशन और अपग्रेडेशन के काम के लिए बिल्कुल वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत के ताउन से जो है वो शहर में काम कर रहा है। जो इन्होंने कहानी सुनाई तो वो रिपोर्ट मुझे भी भिजवा दीजिएगा, इन तक आ गई, मुझ तक तो नहीं आई। इन्होंने कहा कि K4 के मंसूबे का जो नक्शा था वो खुद ही बताया ना कि K4 की मंजूरी तो नियामतुल्लाह कर गए थे, तो नक्शा भी तो नियामतुल्लाह ही डिजाइन करवा गए थे ना, मैंने थोड़ी डिजाइन किया था, मैं थोड़ी थी शहर में उस वक्त। फिजिबिलिटी कह रहे हैं, नक्शा नहीं था वो कह रहे हैं। अच्छा, फिजिबिलिटी थी, लेकिन चले कोई ना कोई तो उसका वो बनाया ही गया होगा ना रोड मैप के इस तरह ये पानी की लाइन पड़ेगी, ऐसे तो फिजिबिलिटी नहीं बनी होगी ना।
2002 में आपने बनाया तो बगैर मतलब फिजिबिलिटी में क्या बताया कि 2002 बनाएंगे में पानी आएगा, लेकिन देखिए, कैसे आएगा वो भी तो बताया मैं होगा। थोड़ा बता दूं, हाँ। फिजिबिलिटी में और जो प्रॉपर उसकी वो मैपिंग होती है ना, उसमें फर्क नहीं होता ये है। क्या बात हुई, फिजिबिलिटी अब से भी आप होती उनसे है। आप ऐसा करें कि इनसे प्रोग्राम कर लें। नहीं, मैं इनसे आप ही का तो प्रोग्राम सवाल इनसे करने- पूछना चाह रहा नहीं, हूँ। नहीं, आपने नहीं, जो नहीं, बोला नहीं, कि नहीं, फिजिबिलिटी वाला मामला है, मैंने अभी जवाब मुकम्मल नहीं किया। इनको आप कहें कि ये अपनी बारी में बिल्कुल बात करें, मैं बड़े तहम्मुल से इनको सुनती हूँ। ठीक है, इन्होंने तो इस वो सुन रहे हैं, वो इस सुन रहे हैं, शहर में- आप बात करें। देखे ना, देखिए मैं बातें करने के लिए ना नेमतुल्लाह ही इस शहर को कमर्शलाइजेशन का तोहफा देके गए। नस्ला टावर होने जा रहा था दूसरा हिल पार्क के नीचे, उसमें ये शरीक थे। फिर मैं अगर बातें करूं ना तो इस शहर की तबाही की जिम्मेदारी जितनी एमक्यूएम पे ये डालते हैं ना उतनी ही इन पे पड़ती है। हमने शहर को तबाह नहीं किया, शहर को ये तबाह करके गए थे, शहर हम बना रहे हैं। खुद इनके लोग ये बात बताते हैं कि जब खुदाइयां होती है ना तो लेफ्ट की राइट लाइनें बिछी हुई है इस शहर में। तो बात ये है कि देखिए बिल्कुल पानी का मसला संगीन मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहते हैं ना K4 आ जाएगा तो शहर के पानी का मसला हल हो जाएगा, K4 आ जाएगा तो भी शहर के पानी का मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि K4 है 260 MGD का, शहर में 650 MGD है, रिक्वायरमेंट है 1200 MGD शहर की। तो ये बातें करने हमें सबको मिलकर इनको तो देखें, तनकीद बराए तनकीद, मुखालफत बराए मुखालफत, एहतजाज बराए एहतजाज। जाए ना दूसरे किसी सूबे में ये एहतजाज करके तो दिखाएं, फिर मैं देखूंगी जमात इस्लामी के साथ हाल क्या करती है वहां की गवर्नमेंट। कहाँ ये नून लीग के खिलाफ बातें करते हैं, जीबी में नून लीग के इत्तेहादी बन के बैठे हुए। तो इसलिए पानी का मसला इस शहर का संगीन है। सिंध हुकूमत पूरी कोशिश करी, कल भी चीफ मिनिस्टर हाउस में वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऑक्यूमेंटेशन का काम है, कराची की वाटर अपग्रेडेशन का काम है, उस पे मीटिंग की है। हर 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। वर्ल्ड बैंक मुतमईन है जब भी इन्वेस्ट कर रहा है। दुनिया का कोई इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते। सिंध में सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सिंध हुकूमत काम करती है, काम करके दिखाती है। हम बातें नहीं करते, सड़कें नहीं बंद करते, एहतजाज। ठीक हो गया। यानी अब इसको टुवर्ड्स द एंड इसको कंक्लूड करते हुए सैफ साहब मुझे जरा बताइए, हर 15 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है, अब इस रिपोर्ट के आते हुए आप मुतमईन होंगे ना? जाहिर है आपके पास एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, अब भी आपने एहतजाज करना है तो क्यों करना है, और क्या लायामल है एहतजाज का आपके? देखें, सिंध हुकूमत के लिए तो मैं एक शेर पढ़ूंगा कि तेरे वादों पर कहाँ तक कोई अब फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। 18 साल से वादों पर वादा, बयान पे बयान। और मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब का अगर देखें ना, जब वो वज़ीर आला थे तो आपको लगेगा कि वो आज के अखबारात हैं। तो वही वादे, वही बयानात। 18 साल कोई कम थोड़ी होते हैं, 18 साल किसी हुकूमत के लिए बहुत होते हैं। 18 साल में हजारों अरब रुपया रखने। देखिए इनके कामों का मामला देखें, माशाल्लाह प्रोजेक्ट क्या करते हैं। अब नहर बनाई, बनने से पहले टूट गई, फिर जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह करवाया, तो जनाब इफ्तिताह करवाया अधूरे काम का, और वो तीसरे दिन फिर टूट गई। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब उस मरम्मत लीपा पोती करके एक दिन जाकर मुर्तज़ा भुट्टो साहब खड़े हो गए नाके पे और कहा, देखिए साहब दोनों नहरें, अबे भाई दोनों नहरें चल रही हैं तो पानी कितना चल रहा है? आपने तो कहा था आ जाएगा, आप तो कहते सुन लें, सुने बहन, मेरी बहन बात सुन लें। देखें, उन्होंने कहा था कि 100 MGD पानी और आ जाएगा, ये तो टोटल 60 MGD पानी चल रहा है दो नहरों के अंदर। तो भाई 100 MGD पानी और कहाँ गया? इसमें तो 200 MGD आना चाहिए था। आप कह रही हैं कि ये जो K4 बन रहा है इसका एक फेज बन रहा है, तो ये किसकी नाअहली है? 18 साल में एक फेज क्यों बना रही हैं? इसको 3 फेजों में बनना था और तीनों फेज एक साथ कंप्लीट होने चाहिए थे। आपने 18 साल भी गुजार दिए। तो इसके लिए साथ बैठ जाए ना, इसके लिए साथ बैठ जाए, अपनी तजावीज़ लेके इनके पास चले जाएं, वो आपको सुनेंगे, एक दूसरे पे तनकीद, रास्ता रोकना, इस तरह की बात करें, इसको आगे लेके चलते हैं। मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है ना, मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है। एहतजाज बराए एहतजाज, इनको डेवलपमेंट से कोई गर्ज नहीं है। इनके टाउन्स का हाल जाके देखें जब वो ठीक है, मतलब जाहिर है आपके उनसे शिकवे हैं, उनके आपसे गिले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इसको कंक्लूड करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सादिया साहबा, थैंक्स सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला वहीं का वहीं है, बहस आपने सुन ली है, बाकी फैसला आपका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।